हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं करंट डिवाइडर रूल, जिसे हम करंट डिवीजन रूल भी कहते हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। करंट डिवाइडर रूल हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट डिवाइडर रूल क्या है। तो ये जो रूल है हम इसको पैरेलल सर्किट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल सर्किट ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें दो कॉमन नोड्स को ही सारे के सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं। और जो करंट डिवाइडर रूल है ये हमें अलाउ करता है कि इसमें से पास होने वाला, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से पास, ये जो ब्रांच है इसमें से पास होने वाला करंट I1 है, तो ये I1 की वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें टोटल करंट पता है। तो इस वक्त अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू पता भी नहीं रही तो भी हम करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो पैरेलल सर्किट रहता है इसमें क्या रहता है जनरली, तो I इज इक्वल टू, ये जो टोटल करंट है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 रहता है। ये डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 जब हम बात करते हैं तो ये जो I1 है इसकी वैल्यू बाय ओहम्स लॉ, हमें पता है ओहम्स लॉ इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R हो जाता है। तो I की वैल्यू हो जाती है V अपॉन R। अब V अपॉन R यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज में बिल्कुल कॉमन रहता है क्योंकि ये सेम पॉइंट पे कनेक्ट है। तो V अपॉन यहाँ पर R1 हो जाएगा I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। वोल्टेज यहाँ पर V जो हमने सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट किया है वो है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए I जो रहेगा यानी टोटल करंट, ये इक्वल टू रहता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी मैं तीनों रेजिस्टेंस को अगर सिंगल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला पैरेलल सर्किट के लिए रहता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह से है। अब आर इक्विवेलेंट अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो ये इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म ये हो जाता है आर इक्विवेलेंट का एक्चुअल फॉर्मूला। अब V इक्वल्स टू आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट है, ये हमें पता है। इसीलिए देखिए V ये है I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R1। V हमें पता है क्या है, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो I इंटू आर इक्विवेलेंट, देखिए I टाइम्स आर इक्विवेलेंट यहाँ पर है, ओके, और डिवाइडेड बाय R1। अब आर इक्विवेलेंट यानी ये पूरी की पूरी टर्म हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये है I1 का फॉर्मूला। I2 का फॉर्मूला यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं, V अपॉन R2 हो जाएगा, बराबर है V अपॉन R2। फिर से V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट है, तो ये देखिए I इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R2। I3 का फॉर्मूला सेम लॉजिक से I इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R3 ये हो जाता है। तो सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर I1 यानी एक करंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, I पता होना चाहिए, दैट इज टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सेम रेजिस्टेंस। देखिए सेम रेजिस्टेंस से हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये है करंट डिवाइडर रूल। अब देखिए यहाँ पर हमने करंट डिवाइडर रूल तो लगा दिया है। अब हम अगर यहाँ पर सिर्फ दो ब्रांचेस वाला जो सर्किट है इसमें अगर करंट डिवाइडर रूल लगाना चाहते हैं तो ये लेट अस अज्यूम दैट इसमें से पास होने वाला करंट I1 है, ये I2 है और ये टोटल करंट I है। अब आप अज्यूम कीजिए, मैंने प्रीवियसली फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं। I1 के लिए I इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R1 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए चेंज क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंसेस के लिए अगर मैं इसको
फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये R2 प्लस R1 हो जाएगा। न्यूमरेटर में यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं R2 प्लस R1 या फिर R1 प्लस R2 भी लिखा तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1 टाइम्स R2, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2। अब ये है 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इसलिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये न्यूमरेटर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यहाँ पर नीचे आया, इसलिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, अब हमारा जो प्रीवियस फॉर्मूला था, जो मैंने बताया था, I1 इज इक्वल टू I टाइम्स R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1। अब देखिए R इक्विवेलेंट की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये R1 और ये R1 कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो I टाइम्स R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इस तरह से टोटल करंट, यहाँ पर देखिए R इक्विवेलेंट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ये टोटल करंट I1 का फॉर्मूला है जो कि 2 ब्रांचेस के वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम लॉजिक से अगर हम I2 की बात करेंगे तो देखिए I1 के वक्त ऊपर है रेजिस्टेंस R2, I1 कैलकुलेट किया है, रेजिस्टेंस है सेकंड वाला R2। सेम लॉजिक से अगर हम I2 कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर ये I मल्टीप्लाइड बाय अब ऊपर वाला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेकंड वाला, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय फिर से ये R1 प्लस R2 आ जाता है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला ध्यान में भी रख सकते हैं, ये है I1 और I2 का फॉर्मूला फॉर 2 ब्रांचेस। ये फॉर्मूलाज हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। देखिए फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर यहाँ पर मेंशन किया है, हमें सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया है लेकिन टोटल करंट यहाँ पर दिया है जो कि हमारे काम की चीज़ है। और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस दिए हैं, एक है 3 ओम का, दूसरा है 8 ओम का। हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ अजम्पशंस करने वाले हैं, तो हम इसको सबसे पहले R1 कह देते हैं 3 ओम के रेजिस्टेंस को, और ये जो रेजिस्टेंस है 8 ओम का इसको हम R2 कहते हैं, ठीक है। और ये जो करंट है लेट इट बी I1 एंड लेट दिस करंट बी, यानी 8 ओम में से फ्लो होने वाला करंट, इसको हम अज्यूम कर देते हैं I2। ओके, अब हमें पता है I1 का फॉर्मूला 2 ब्रांचेस के लिए, अब भी हमने देखा है I1 का फॉर्मूला था I टाइम्स R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये वैल्यूज़ देखनी है और इसको पुट करके सॉल्व करना है। अब देखिए I1 विल बी इक्वल टू I की वैल्यू देखिए कितनी है, 12 एम्पियर, यहाँ पर 12 एम्पियर। R2 है 8 का डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 3 है, R2 है 8 का, तो ये हो जाता है I1 का फॉर्मूला। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें I1 इक्वल टू मिलता है, इट इज 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 11, तो हमें ये मिलता है 8.727 एम्पियर। करंट है यूनिट एम्पियर रहेगा, I1 की वैल्यू ये है। अब सेम I2 का फॉर्मूला ये रहेगा I टाइम्स R1, देखिए I2 के वक्त यहाँ पर न्यूमरेटर में R1 है डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। I हमें पता है 12 एम्पियर है, R1 अभी हमने देखा था ये है अपना R1 3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो 3 प्लस 8, ये तो बिल्कुल वही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3.273 एम्पियर। हमें क्या क्या करना था, हमें तो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर ही कैलकुलेट करना था, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। I1 की वैल्यू हमें ये मिली है, I2 की वैल्यू हमें ये मिली है। दोनों को अगर ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके देख सकते हैं आप, ये आ जाता है एग्जैक्टली 12 एम्पियर। तो जो कि हमारा लॉजिक बताता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इस तरह से हमें I1 और I2 दोनों की वैल्यू मिल गई है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आपको
नोट करनी है कि करंट डिवाइडर रूल हम इसी ऐसे केसेस में इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमें करंट की वैल्यू पता है। अब वही बात करेंगे, वेयर शुड हमने करंट डिवाइडर रूल कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो करंट डिवाइडर रूल हम करंट डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनरली डेफिनेटली करंट डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट में। सीरीज में तो सिंगल करंट फ्लो होता है, सेम उसकी वैल्यू रहती है। यहाँ पर ये है पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट में हम करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल करते हैं अगर हमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पता होगा तो, यानी उनकी वैल्यू हमें अगर पता है और साथ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पता है या फिर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो। लेकिन स्ट्रिक्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल ही करना है तो सिर्फ उन्हीं केसेस में इस्तेमाल करो जहाँ पर आपको टोटल करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज सोर्स आपको पता नहीं है या फिर अपने को फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है तो। अदरवाइज स्ट्रिक्टली डोंट यूज़ करंट डिवाइडर रूल, क्योंकि करंट डिवाइडर रूल से अच्छा है अगर पैरेलल सर्किट में आप ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्रांच करंट डायरेक्टली कैलकुलेट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करंट सोर्स पता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है तो ही करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल कीजिए। और फर्दर हम करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मेरे पास से 30 एम्पियर का करंट है, ठीक है, मुझे एक ब्रांच में से 12 एम्पियर करंट पास करनी है, दूसरे में से 15 एम्पियर पास करना है। अगर मुझे कुछ इस तरह से करंट को डिवाइड करना है तो मैं करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ बाय यूजिंग फार्मूला, और उसी हिसाब से फिर मैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ वहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये है अपना करंट डिवाइडर रूल जहाँ पर हमने इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिर से ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल करंट पता है तो ही करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंसेस दिए है और हमें यूज़ करना है करंट डिवाइडर रूल। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है कि हमें करंट डिवीजन रूल यूज़ करके, अब यहाँ पर एक मिस्टेक है, हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू लिखना है यहाँ पर। ओके, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच दैट इज 10 ओम रेजिस्टेंस इज I1, ये वाला करंट है I2 और ये वाला करंट है I3, ये हमने अज्यूम कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और जो टोटल करंट है उसको भी हम अज्यूम कर देते हैं I, और इसी लॉजिक से क्या रहेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मैंने अभी आपको बताया है कि आपको करंट डिवीजन रूल यहाँ पर गिवन है इसीलिए इस्तेमाल करना है। अदरवाइज अगर टोटल करंट आपको पता है तो ही करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर टोटल करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेंशन है, दैट्स वाई। चलिए तो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट, लेकिन उसके लिए हमें R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो रहेगा अपने पास जो है वो है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1। अब देखिए रेजिस्टेंसेस को भी नाम यहाँ पर दिए नहीं है तो इसको मैं R1 अज्यूम करता हूँ 10 ओहम को, ये R2 जो है ये 20 वाला, और ये जो 50 है इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये R3 है। ओके, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इनकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है ये है, देखिए 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20, R2 की वैल्यू 20 है और R3 की वैल्यू है 1 अपॉन R3 की वैल्यू है 50, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 50। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो
देखिए ये रहेगा 1/R इक्विवेलेंट के वैल्यू जो भी आपको कैलकुलेटर पे मिलेगी। हाँ, ये आपको मिलेगी 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख के ही देता हूँ। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिलेगी 17/100। ठीक है, 17/100। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा। अब हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो इसको फिर मैं रिवर्स कर दूंगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दूंगा। तो इन दिस केस आर इक्विवेलेंट जो बन जाता है, ये बनता है 100/17। ठीक है, यहाँ पर मैं ओम्स लिख सकता हूँ, या फिर आपको अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन मैं कैलकुलेशन में यही नंबर लेने वाला हूँ 100/70। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये मिलता है हमें 5.88 ओहम। ठीक है, लेकिन फर्दर मैं इसको यानी कैलकुलेशन में यही टर्म ले लूँगा, सो दैट यहाँ पर वहाँ पर एरर ना आ जाए। ओके, तो देखिए टोटल करंट पहले कैलकुलेट कर देते हैं। आई इक्वल टू, आई की वैल्यू रहती है V/R इक्विवेलेंट। ओके, V/R इक्विवेलेंट जो है, V है अपना 100 वोल्ट्स, और R इक्विवेलेंट अभी हमने कैलकुलेट किया था। मैंने अभी बोला है कि मैं ये वैल्यू यूज़ करना होगा 100/17। 100 कैंसिल हो जाएगा और मुझे करंट मिल जाएगा 17 एम्पियर, 17 एम्पियर। ये हो गया मेरा टोटल करंट आए। इसी बेसिस पे मैं फर्दर इस्तेमाल कर सकता हूँ करंट डिवीजन रूल, जो कि है I1 का फॉर्मूला है I मल्टीप्लाइड बाय क्या था, आर इक्विवेलेंट अपॉन दैट रेजिस्टेंस। ओके, आर इक्विवेलेंट अपॉन दैट रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस I1 है R1 में से पास होने वाला, इसीलिए यहाँ पर R1 आ जाएगा। अब I की वैल्यू है 17, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे 700/17। अब डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है देखिए 10 ओम। अब क्या हो जाएगा, ये 17 कैंसिल हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 हमें मिल जाएगी I1 की वैल्यू, जो कि है 100/10, 10 एम्पियर। तो इस तरह से मेरा जो I1 है ये मिलता है मुझे 10 एम्पियर। सेम वे से I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्सो I2 इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, I टाइम्स R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R2। I की वैल्यू है 17, R इक्विवेलेंट फिर से है 100/17, ये फिर से कैंसिल हो जाता है, डिवाइडेड बाय R2 है देखिए 20 है, 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाता है 5 एम्पियर। तो I2 हमें मिलता है, मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ कंटिन्यू में, 5 एम्पियर। सेम वे I3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I3 का फॉर्मूला आप ही बताइए क्या है, I टाइम्स R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R3, विच इज इक्वल टू 1700/17 डिवाइडेड बाय, ये है 50, R3 की वैल्यू है 50, इसीलिए हमें मिलेगा यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 50, 2 एम्पियर। तो ये हो जाता है 2 एम्पियर। तो देखिए ये आया है टोटल करंट 17 ओम का, और I1 है देखिए ये है I1 10 एम्पियर, I2 यहाँ पर आया है 5 एम्पियर, और I3 आया है 2 एम्पियर। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं 10 + 5 + 2, ये आ जाएगा 17, जो कि इक्वल टू है टोटल करंट 17 एम्पियर। तो इस तरह से इन तीनों की सम इक्वल टू टोटल करंट आ जाता है। तो ये है अपना करंट डिवीजन रूल, जिससे हम इंडिविजुअल ब्रांच करंट भी यहाँ पर
कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने प्रीवियसली ही बताया है कि जनरली यहाँ पर गिवन था, इसलिए हमने करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसे कैलकुलेट करना चाहता था तो भी ये पॉसिबल था बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, जो कि मोर सिंपल वे रहेगा टू फाइंड दी आंसर। देखिए I1 की वैल्यू क्या रहेगी, सिंपली मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, I1 की वैल्यू क्या रहेगी, V/R1। V देखिए कितना है अपना 100, R1 कितना है 10, तो इस तरह से ये हो जाएगा 10 एम्पियर I1 के लिए। I2 V/R2, V है 100/20, कितना 5 एम्पियर। बस वही वैल्यूज आप देख सकते हैं, I1 10, ये 5, सिमिलरली ये 2 आ जाएगा, 100/50 2। तो करंट डिवाइडर रूल पैरेलल सर्किट में जब ज़रूरत है तभी इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरत है यानी अगर I की वैल्यू आपको गिवन है और R इक्विवेलेंट पता है या फिर आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो। ओके दोस्तों, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।